हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग देख रहे थे यूपी बीपीओ के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ के मेंस एग्जाम्स आकलन सीरीज कर रहे थे, उसी में ये आज का 20 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, ओवरऑल 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है और अरिहंत की बुक से 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे 65 क्वेश्चन जिसमें आपके ग्राम पंचायती विभाग से होगा और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से होगा और सबसे लास्ट में यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक इनमें से कौन थे। ठीक है, अब देखिए ये 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले वाला अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पेज पर उसका प्लेलिस्ट बना दिया, ठीक है, आकलन सीरीज के नाम से, तो वहां से आप जाके उसको पूरा एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे, तो उनका नाम था राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जो थे ये महिलाओं और दुर्बल वर्गों के क्या थे, प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। इनका मानना था कि महिलाओं और दुर्बल वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें जो है सशक्त बनाया जा सकता है। तो ये इनका ही मानना था। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य माना जाता है। इनमें से ग्रामीण समृद्धि, मतलब कि गांव में समृद्धि करना, गांव का विकास करना, राजनीतिक विकास होना, ये सभी जो है क्या है पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि पंचायती राज के संबंधित क्रम निम्नलिखित समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 4 समितियां दी गई हैं, इनका डेट अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको काल क्रमानुसार इसको बताना है कि पहले सबसे पहले कौन है, इसके बाद सब कौन है, फिर सबसे बाद में कौन है, ये इस तरीके से हमें इसको बताना है। देखिए राव समिति दिया गया है, राव समिति है यानी कि जी.वी. के राव समिति, ये पूरा इनका नाम क्या है, जी.वी. के राव समिति। ये कब आई थी तो आपको ये पता होना चाहिए। तो राव समिति जो थी ये 1985 में इसका गठन किया गया था, 1985। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति जो होती है ये हुई थी 1986 में, 1986। इसके बाद बी.आर. मेहता समिति, मतलब कि बलवंत राय मेहता समिति आए थे 1957 में, और इसके बाद अशोक मेहता समिति जो थी ये 1977 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1977 में। तो इस प्रकार जब आपको डेट पता होगा तो आप इसको जो है आराम से आप कर सकते हैं क्रमानुसार। क्रमानुसार यहाँ पे करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 हो जाएगा, मतलब बी.आर. मेहता समिति आई, फिर 4 होगा अशोक मेहता समिति आई 1977, फिर पहला आएगा 1985 में राव समिति, और फिर इसके बाद सिंघवी समिति 1986 में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के आधारशिला की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ग्राम सभा हो गया, जिला परिषद हो गया, पंचायत हो गया। तो जो आधार होता है, आधारशिला होती है पंचायती राज व्यवस्था, क्या होती है, ग्राम सभा होती है। तो यहाँ आंसर ये पार्ट राइट है। ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहते हैं, आधारशिला कहते हैं। और अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो 243 के का या फिर 243 के ए में जो है बातें कही गई हैं कि ग्राम सभा जो होती है ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि के तहत उपबंधित किया जाए। तो यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में बातें कही गई हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए पंचायती राज एक व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके जो है इस तरीके से आपको जो है इसको बताना है कि इनमें से कौन सा सही। ठीक, कूट में दिया गया है और यहाँ पे उसके जो है 4 ये कूट दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक। इसमें से बताना कौन कौन सही है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज एक व्यवस्था है किस प्रकार की, तो देखिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जो कि ये सही है। दूसरा है जैव संबंध के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है, तो ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा दिया गया पद सोपानिक संरचना, तो पद सोपानिक इसमें नहीं। ठीक है, इसमें चुने जाते हैं। तो इस प्रकार 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 सही है। तो राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जब बात करेंगे तो पंचायती राज अधिनियम जो फर्स्ट टाइम लागू हुआ था वो 5 जून 1947 को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था, 5 जून 1947 को लागू किया गया था। और ये 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना और विकास करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राम सभा का सदस्य किसे माना जाता है। तो देखिए ग्राम सभा के सदस्य की बात करेंगे तो वो हो जिसका
नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में अगर सम्मिलित है तो उसको ग्राम सभा का सदस्य मानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु के पश्चात अपना नाम जो है ग्राम पंचायत की निर्वाचन सूची में डाल दिया है, दर्ज करवा दिया है, तो उसे ग्राम सभा का सदस्य मानते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट है। चलिए 8 अक्टूबर 1959 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया गया। अब ये अक्टूबर जो था ये 2 अक्टूबर को था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज जो था सर्वप्रथम भारत के कौन से राज्य में इसकी जो है आरंभ किया गया था, तो वो राज्य क्या था, राजस्थान था, ठीक है। राजस्थान का एक जिला था नागौर जिला, जहां से इसका शुरुआत किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो चोलकालीन में जो ग्रामीण संस्था है सभा अथवा महासभा, तो इसकी जो कार्य समिति होती थी उसको कहते थे वारियम, ठीक है। वारियम इसको जो है कहा जाता था, इसका अन्य नाम था, तमिल में इसका अर्थ क्या होता है, आय। तो वारियम के जो सदस्य होते थे उसको हम कहते थे वारिय पेरू मक्कल कहा जाता था, जो वारियम के सदस्य होते थे। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था, तो वो कौन था सबसे पहले जो लागू किया था, तो यह लागू किया गया था रिपन के द्वारा 1882 में। इसके द्वारा सर्वप्रथम इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसी को कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक ही इसी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। दिया गया है कि प्रति कितने वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं, और पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 आपको शब्द भरना, ठीक है। एक यहाँ पे भरना है, एक पहले यहाँ पे भरना है, फिर यहाँ पे भरना है। तो कितने प्रति कितने वर्ष में पंचायत चुनाव होता है, तो प्रति 5 वर्ष में होता है। तो देखिए 4 दिया गया, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो प्रति 5 वर्ष से 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं। और चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वह पंच कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, पंच कहलाते हैं। यहाँ पे पंच भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए में भी है पंच, सी में भी पंच है। अब आपका यहाँ से होगा कि पंचायत राज में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, तो वो होती है ग्राम सभा, ठीक है। पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्राम सभा होती है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी सामान्य बैठकें होती हैं, तो प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होती हैं। कब कब होती हैं, तो एक रबी की फसल के कटने के बाद और एक होता है खरीफ की फसल के कटने के बाद। इस प्रकार 2 बैठकें हर वर्ष होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट राइट है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख किस धारा के तहत जो है किया गया है, तो ग्राम पंचायत की जो स्थायी समितियां हैं इनका उल्लेख की बात करेंगे तो ये कहा गया धारा 25 में। कहाँ कहा गया है, धारा 25 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार किसके अनुरोध पर पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो किसके अनुरोध पर जो है राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करेगी, तो वो अनुरोध करा जाएगा संबंधित ग्राम पंचायतों के अनुरोध पर जो है किया जाएगा। तो संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर ये चीजें नाम उसका चेंज किया जा सकता है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट है। मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता क्रम बताना इसमें से, ठीक है। वरिष्ठता क्रम की बात करेंगे यहाँ पे, तो पीठासीन अधिकारी होता है, फिर मतदान अधिकारी होता है, फिर बीएलओ होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। वरीयता क्रम में ए पार्ट इसका क्या है, राइट है। चलिए निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है इनमें से, पहला दिया गया राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा कराई जाती है, जो कि ये गलत है। राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है, तो बिल्कुल सक्षम है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भी सही है। तो गलत वाला ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है, बी ऑप्शन। चलिए सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, ठीक है। सौंपता यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बुक में ही ऐसे थोड़ा धीमा मिसप्रिंट है। तो सौंपता किसको, सरपंच अपना त्याग पत्र, ये बताना है। तो त्याग पत्र जो सरपंच सौंपता है वो सौंपेगा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, ठीक है। किसको सौंपता है, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है।
विकास अधिकारी जो होते हैं पंचायत समिति के, वहाँ उनको जो है अपना जो है क्या करता है, ये त्याग पत्र जो है सौंप देता है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया है? ठीक है, पंचायत को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 243 के घा, 243 गा, 243 का या फिर 243 में। तो यहाँ पे डी आप क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 243 में जो है संविधान में पंचायत को परिभाषित किया गया है 243 में। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पंचायतों की संरचना से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो पंचायतों की संरचना से संबंधित जो प्रावधान है ये संविधान के 243 के ग में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके ग्राम पंचायतों महिलाओं के लिए 30% की आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष किया गया था, ये इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये संशोधन कब किया गया था? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1988 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% की आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। तो 1988 हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा किससे संबंधित है? तो 243 टा जो है इसमें बातें कहा गया है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें अन्य देखते हैं। तो राज्य वित्त आयोग का संबंध जो है ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो 243 के आई में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा पंचायतों की अवधि यानी कार्यकाल जो दिया गया है ये 243 के ई में किया गया है। ठीक है, और पंचायतों की लेखा परीक्षा से संबंधित जो प्रावधान है 243 जे में किया गया है। तो ये चीजें याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो इसकी शुरुआत की गई थी तो ये हुआ था वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में डेट क्या था? तो 20 नवंबर था। ठीक है, 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक एक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें केंद्र और इसमें इस योजना में अगर देखा जाए तो हिस्सेदारी जो है मैदानी क्षेत्रों में 60:40 का रेशियो है। ठीक है, 60:40 का रेशियो है मैदानी क्षेत्रों में, और जो है पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य तथा हिमालय राज्यों में 90:10 का होता है। ठीक है, मतलब 90% अगर 100 रुपया है तो 90 रुपया केंद्र देगी, 10 रुपया उसमें राज्य जो हिमालय राज्य हैं वो देंगे। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2016। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कथन फिर इसके बाद विचार करके हमें बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन दिया गया संविधान का अनुच्छेद 243 में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का उल्लेख है, और दूसरा है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना जो है तैयार करने का प्रावधान है। अब बताना है कि इनमें इन दोनों में से कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे अगर हम सही कथन की बात करेंगे तो ये जो है दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, सॉरी सी पार्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ठीक है, जो 243 है इसमें पंचायतों की शक्तियां दी गई हैं, प्राधिकार दिया गया है, उत्तरदायित्व का प्रबंध है, उपबंध है। पंचायतों को वार्षिक और दीर्घकालिक जो योजनाएं बनाकर संविधान के अनुच्छेद 243 में उल्लेखित आर्थिक विकास सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, धारा 15 के का में जो है ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने का प्रावधान। इस प्रकार ये दोनों योजनाएं सही हो जाती हैं। चलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के सभी गाँव में ग्राम पंचायत जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब तक 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण करके स्वयं को ODF घोषित किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 अक्टूबर 2019 तक जो है घोषित कर दिया गया है ODF। तो 2 अक्टूबर 2019 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है आंसर। चलिए सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिया है 12वां लिखा है, ठीक है, 14वां लिखा है, यहाँ पे 10वां लिखा है, यहाँ पे 13वां। तो इसमें से बताना सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो सी रंगराजन जो थे ये थे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और ये जो इनका कार्यान्वयन था 2005 से लेकर 2010 तक था। वर्तमान में देखा जाए तो 16वें वित्त आयोग है, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता हुआ कौन सा भाग है? ठीक है, भाग 12 दिया गया, भाग 13, भाग 15 और भाग 14। इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो
केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध का वितरण है वो प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, भाग 12 जो है के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम है। और भाग 14 में अगर देखेंगे तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, और भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित चीजें दी गई हैं। तो ये चीज हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा उपशुल्क के विरुद्ध अपील किसके पास की जाती है। ठीक है, तो देखिए जब ग्राम पंचायत के द्वारा जो कर लगाया जाता है, शुल्क लगवाया जाता है, तो ये अपील जो अगर करना हो तो किसके पास इसकी अपील की जाएगी, यही बताना है आंसर। तो यहाँ पे जो अपील की जाएगी वो किया जाएगा विहित अधिकारी के पास। ठीक है, विहित अधिकारी के पास किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायतों के पास पर्याप्त साधन संसाधन है, और दूसरा है राज्यों ने पंचायतों की वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमें बताना इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कथन सही की, तो केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, केवल दूसरा कथन। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है, जो कि गलत है। उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। बाकी दूसरा जो दिया गया है कि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, तो ये सही है कि ध्यान नहीं दिया गया। चलिए, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाता है, तो ये भेजा जाता है जिला रजिस्ट्रार को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जन्म मृत्यु की पहली प्रति रजिस्टर द्वारा की जाएगी, और ये जो है रजिस्टर द्वारा जब किया जाता है कितने रुपए लेकर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी पार्ट, निःशुल्क किया जाता है। क्या किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। ठीक है, निःशुल्क किया जाता है, जो कि अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जो है निःशुल्क जारी करा जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, यदि कोई जन्म मृत्यु की घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है, तो वह किसके लिखित आदेश पर जो है दर्ज किया जा सकता है। तो ये जब लिखित आदेश देगा एसडीएम, जिले का जो है तहसील का उप जिलाधिकारी जो होता है, अगर वो आदेश देगा तो दर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो ये अस्तित्व में आया था वर्ष 1969 में। आंसर इसके लिए ए पार्ट करेक्ट है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई, तो देखिए किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किया गया था अप्रैल 2002 में। तो आंसर ए पार्ट राइट है। ठीक है, इसका आरंभ जो हुआ था कृषि और सहकारिता विभाग और कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से किसान अपनी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर इसमें से शामिल नहीं है, तो 35 में देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन लेयर शामिल होता है, टेक्नोलॉजी लेयर भी शामिल होता है, यूजर भी है, लेकिन डिमांडिंग लेयर इसमें शामिल नहीं होता ई शासन में। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत निर्माण योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में किया गया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, जैसे कि सड़कें हो गई, और ग्राम सिंचाई, आवास, जलापूर्ति, ठीक है, पेयजल, दूरसंचार, कनेक्टिविटी, ये सभी परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है पहल है, तो ये चलाया गया है जल शक्ति मंत्रालय। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कब शुरुआत किया गया था, तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974-75 में किया गया था। आंसर इसके लिए डी पार्ट करेक्ट है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम जो है ये 1973 में शुरुआत किया गया था। तो 73-74 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, क्या कराती है, कौन सी योजना जो है उपलब्ध कराती है, तो 40 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, पेंशन और बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य जो रखा गया था, कितने वर्ष तक रखा गया था, तो ये रखा गया था कि 2019 तक हम इसको पूरा कर लिया जाएगा इस लक्ष्य को। तो 2019 यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए, कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसकी उम्र न्यूनतम होनी चाहिए 18 वर्ष। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन होने वाले व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए किस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका ई ग्राम स्वराज। ठीक है, ई ग्राम स्वराज पर यह अपलोड किया जाता है।
पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन करने कितने दिनों में किया जाता है? तो पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन कितने दिनों में किया जाता है? तो ये किया जाता है 7 दिनों में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन में जो है इसका आवंटन किया जाता है। किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा इसमें बुलाई जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 दिन के अंदर बुलाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 7 दिन के अंदर। पंचायत नागरिक घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरक्षित करते हुए कितने क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु जो है विकसित किया गया है? तो यह किया गया 29 क्षेत्रों। ठीक है, 29 विषय हैं जिनका उसमें विवरण दिया गया है। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत केंद्र और राज्य के मध्य कितने अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये कितने वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत? केंद्र और राज्यों को कितना वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? तो ये होता है 90 और 10 के रेशियो में। ठीक है, 90 मान लीजिए 100 रुपये अगर देती है तो उसमें 90 रुपये केंद्र का होगा, 10 रुपये राज्य का होता है। चलिए, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो भी ऊपर बताया जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है संचालित किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, और ये 15 अगस्त 2019 को जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषण का पैटर्न क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है, अगर पहाड़ी राज्यों में पूछा जाएगा तो जनरली ये 90:10 के रेशियो में होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसको युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था ये वर्ष 2017 में। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। जल जीवन मिशन का स्लोगन पूछा गया, तो जल जीवन का मिशन का जो स्लोगन होता है वो होता है हर घर नल। ठीक है, हर घर नल। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 52, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया? ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई? तो यह शुरुआत किया गया था वर्ष 2017 में। ठीक है, भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? तो यह शुरुआत किया गया था वर्ष 1977-78। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 77-78 में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, जिसमें भारत के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की आवश्यकता है? ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 2000 किस में? 14 में। ठीक है, तो वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, सॉरी बी पार्ट। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक क्या है? मेन पर्पज क्या है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक जो होता है पंचायतों को प्रोत्साहन देना, इसका उद्देश्य है। ई पंचायत पर मिशन परियोजना को लागू करना, इसका ये भी उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ए व बी दोनों। ठीक है, ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए, ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है? तो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है ये धारा 20 में इसका वर्णन किया गया है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित होना, इसका जो है बैठक का जो है आयोजित होना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में कितने गांवों को चुना गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रायोगिक चरण में जो चुना गया था टोटल 1000 गांवों को चुना गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें किसकी अध्यक्षता में जो है आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित होता है सांसद की अध्यक्षता में। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ मिशन की शुरुआत की गई है? समर्थ मिशन की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। आंसर इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति जो होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, ग्राम प्रधान क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है?
तो ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का जो कार्य होता है ये किया जाता है सी पार्ट हो जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके प्रेरणा स्रोत क्या है? ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत क्या है ये बताना है। तो ये महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना से जो है प्रेरित है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। ठीक है, और उन्होंने जो इनकी उनकी विकास संकल्पना में जो है स्वराज को जो है सुराज में बदलने की कल्पना किया गया था, तो उसी से प्रेरित था। चलिए, ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना कौन जारी करता है? ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना जो जारी करता है वो होता है पंचायत सेक्रेटरी। आंसर डी ऑप्शन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एएलयू का किस निम्नलिखित में से किसका पार्ट? अब कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया तो बताना है एएलयू जो होता है किसका पार्ट होता है। तो एएलयू जो होता है ये सीपीयू का पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये जो होता है किसका पार्ट हो? सीपीयू। सीपीयू में अगर हम देखेंगे तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है इनमें से? तो भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम इनमें से देखा जाए तो परम युवा 2 है। परम युवा 2 जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया है सुपर कंप्यूटर था। और जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो परम 8000 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है जो कि साधारणतः तारों से निर्मित होते हैं? तो इनमें से कौन जोड़ेगा? तो वो जोड़ता है बसेज। ठीक है, बसेज के माध्यम से जोड़ते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए, एनपीएल में कोरेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। और क्या परिभाषित किया गया है 69 में? तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो एक टेस्ट में एक ही इकाई के संदर्भ करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने के कार्य में जो है इसको परिभाषित किया जाता है। एनएलपी में कोर रेफरेंस रिजोल्यूशन एक टेस्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य करता है। ये बहुत से उच्च स्तरीय एनएलपी कार्यों के लिए जो है महत्वपूर्ण कदम होता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है प्राकृतिक भाषा की समझ जो है शामिल हो जाता है। जैसे कि इसमें आप जब देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है, सारांश है, प्रश्न उत्तर है, सूचना निष्कर्षण, तो ये सभी इसमें आता है। ठीक है, एनएलपी मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म बनता है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीए शब्द का सही रूप है? डीडीए शब्द का फुल फॉर्म बताना है तो होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर होता है इसका फुल फॉर्म। तो आंसर इसके लिए बी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जानकारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए सूचना आईटी के संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो ये हम इसको कहते हैं माइनिंग करना। ठीक है, क्या कहते हैं? माइनिंग करना कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? माइनिंग करना। चलिए, एसबीजी का पूरा फॉर्म बताना। एसबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्केबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केबल वेक्टर ग्राफिक इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो होता है वेक्टर इमेज पर आधारित होता है जो 2 डायमेंशन के लिए जो है ये होता है और यह एनिमेशन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का फुल फॉर्म बताना है। डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये होता है सी पार्ट में जो लिखा हुआ है। चलिए, एमएस वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा में टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे में नए अक्षरों को टाइप करने पर वह मौजूदा वर्ण यानी कि कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो उसमें से हम कौन सा मोड प्रयोग करेंगे? तो उस मोड का नाम है डी पार्ट ओवर टाइप मोड। क्या करते हैं? ओवर टाइप मोड का हम प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, कंप्यूटर व संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट कितने के बाइट्स के बराबर होता है? ठीक है, या फिर किलोबाइट्स या फिर बाइट्स, दोनों में दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 75 में तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मेगाबाइट्स माने कि 1 MB बराबर कितने बाइट्स या फिर 1 MB बराबर कितने किलोबाइट्स के होता है? ठीक है, तो 75 का इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स के होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए,
वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट होता है? वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो कितने पर सेट रहता है? तो ये जो सेट रहता है ये 100% पर सेट रहता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है 100%, ठीक है। 100% पर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट रूम में सेट हो जाए। इसे हम बदल भी सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो संग्रह प्रारूप में सी पार्ट जो दिया गया है XLSX, XLSX जो होता है MS एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन है, जबकि टार है, जिप है और रैर है, ये तीनों क्या है? और ये जो है संग्रह प्रारूप है, स्टोर के प्रारूप हैं। चलिए, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से इनमें से क्या होता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेब कैमरा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में किया गया था? तो इंटरनेट की शुरुआत किया गया था अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है और वो कौन होता है? जो उपयोगकर्ता मतलब यूजर्स और हार्डवेयर के बीच जो है इंटरफेस होता है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आंसर यहाँ पे क्या है? जो है बी ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे शहरी निकाय की संख्या हो जाएगी 915। कितने हैं? 915 शहरी निकाय हैं। 825 जो है क्या है? 825 विकास खंड है और 8135 जो है न्याय पंचायतें हैं। ठीक है, 75 जिले हैं, 18 मंडल है, 4 संभाग है। चलिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर जो है अंकित किया गया था? वो कौन सा जिला था? तो वो था श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता जिला जो है उत्तर प्रदेश के जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 46.74% जो है साक्षर व्यक्ति हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की बात करेगा तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 80 है। कल्प योजना किससे संबंधित है? ठीक है, कल्प योजना का संबंध किससे है ये बताना है। तो देखिए, कल्प योजना जो है ये एक अगर हम बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2000 जो है 1 में किया गया था। ठीक है, 85 का आंसर क्या हो जाएगा? माफ करिएगा, 2001 नहीं होगा, यहाँ पे 1992 होगा। ठीक है, 1992 में उत्तर प्रदेश किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान किस जिले में स्थित है? तो ये झांसी में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, थारू। थारू शोक की दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए, उर्दू शायरी में फिराक गोरीपुरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो फिराक गोरीपुरी के नाम से प्रसिद्ध है रघुपत सहाय। ठीक है, रघुपत सहाय। आंसर क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनका अगर बात करें तो 1896 गोरखपुर और उत्तर प्रदेश 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली इनसे संबंधित है चीजें। ये गोरखपुर में पैदा हुए थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुल ए नगमा। ठीक है, गुल ए नगमा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर मध्य से क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है ये पड़ता है प्रयागराज में। कहाँ पर पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र जो है प्रयागराज में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, इखलास खान का रोजा मकबरा जो है उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है? तो ये अगर हम बात करेंगे इखलास खान का रोजा तो ये पड़ता है बदायूं जिले में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा जो है बदायूं में स्थित है। इसको अगर हम बात करेंगे तो नवाब इखलास खान की बेगम ने अपनी शौहर की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसका इसका निर्माण जो हुआ था वो 1690 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस मकबरे की लंबाई याद रखिएगा 152 फुट है। 152 फुट है इस मकबरे की लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है? 150 फुट। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस के विद्रोह जो हुआ था तो उसका नेतृत्व किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन जो है राजा चेत सिंह। कब हुआ था ये युद्ध विद्रोह? तो 1780-81 में जो है ये विद्रोह हुआ था। चेत सिंह राजा थे वहां के, तो उन्होंने जो है इसका विरोध किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 92 है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो देखिए, यहाँ की लंबाई है 302.2 किलोमीटर। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा शहर जो है इसके लिए सिरेमिक सिटी के लिए जाना जाता है? तो वो है खुर्जा शहर। ठीक है, खुर्जा जो है
सिरेमिक सिटी के लिए जाना जाता है, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये बुलंदशहर जिले में जो है पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? तो बुलंदशहर जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? पीतल नगरी की जब बात करेगा तो ये हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद में पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। यह जिला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जो है विकसित हुआ? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ए पार्ट राइट है इसके लिए। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण व वनावरण कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, 2021 की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सी पार्ट 9.23% है। अभी 2023 का रिपोर्ट आ गया है। देखो, हर साल मतलब हर साल नहीं, हर दूसरे साल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2023 वाला जो जारी किया गया था ये 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी। ठीक है, इसमें अगर देखा जाएगा तो टोटल वृक्षावरण और वनावरण में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 9.96% हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, 9.96% हो गया। तो ये वाला याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सुमेलित है? मुरादाबाद में पीतल का काम तो अभी बताया, पीतल का काम होता है। ठीक है, और प्रतापगढ़ में कालीन दिया गया, यहीं पर गलती की गई है। प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, आंवला यहाँ की पैदावारी ज़्यादा होती है। बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। चलिए, 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती इनमें से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो कपास हो जाएगा। ठीक है, कपास क्या होता है? व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो होती हैं क्या होती हैं? रबी फसलें होती हैं। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो है वो है गन्ना। तो गन्ना यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अगर बात करें कृषि योग्य के क्षेत्र, जो जितना भी क्षेत्रफल है उसका 13% भाग पर उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर भी पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।